ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਡਾ ਐਲੀਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बट चलो एनीवेज, बेसिकली पहले दिन से लेके जितनी कार चलती रही, जैसे जैसे चलती रही, मैं उसकी वीडियोस अपलोड करता रहा, आपके साथ शेयर करता रहा। चाहे कोई इश्यूज आए, चाहे उसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके सॉफ्टवेयर की कोई अपडेट आई, जो भी चीज़ें जैसे जैसे आती गई मैं शेयर करता गया। 10,000 तक की सर्विस कॉस्ट, वो सब कुछ भी आपके साथ मैंने शेयर किया। अभी मेरी कार 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। होंडा एलिवेट VX CVT वेरिएंट है मेरे पास, जिसको नहीं पता जो पहली बार जुड़े हैं आज। और VX CVT में मेरे पास गोल्डन ब्राउन कलर है। तो अभी तक की जो जर्नी रही है होंडा एलिवेट CVT की, उसके हिसाब से मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप एलिवेट रेकमेंड करते हो कि नहीं। अब उसमें सेल्स नंबर्स वक्त के साथ एक साल में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, वो भी बीच में आ जाते हैं। कई बार ऑनलाइन रिव्यूज जो आते हैं कैबिन नॉइज और माइलेज को लेके, उसको लेके कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कस्टमर के माइंड में। तो अब इन सब चीज़ों को ख़त्म किया कैसे जाए, ਇਹਦਾ मैं जे अपने हिसाब ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ हर बंदे ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ। मैं जिस हिसाब से एलिवेट ड्राइव कर रहा हूँ मुझे बहुत सही लग रही है। इनिशियली पहले दिन से अगर बात करें, उसके बाद अब 16,000 किलोमीटर के बाद मेरा क्या रिव्यू है उस पे आते हैं। पहले अगर आप मेरी पहली 3-4 वीडियोस देखोगे, उसमें बड़ी क्लियरली मैंने जो लोकल माइलेज थी वो मेंशन करी कि 10-11 के बीच में आ रही थी। विद टाइम तो क्या, पहले 10-15 दिन में ही मैं सीधा राजस्थान की तरफ, अपने गांव की तरफ निकल गया एलिवेट लेके। उस टाइम पे जो लॉन्ग ड्राइव पे मुझे माइलेज मिली, हाईवे माइलेज मिली, वो तकरीबन 17 से ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से 17.5 के करीब थी। तो वो भी एज सच विद प्रूफ्स, विद पिक्चर्स, वीडियोस, मैंने उन वीडियोस में अपडेट किया। उसके बाद आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक चीज़ नोटिस की और उसको शेयर किया आप सबके साथ। वो था इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसका एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले जो रहता है वायरलेस, वो डिस्कनेक्ट होता था। और ये जो इशू था, जब मैं शेयर करने लगा वीडियोस पे, तो कमेंट्स में आने लगा कि ये वीडियोस देखने के बाद लोगों ने कमेंट किया कि ये बहुत से लोग इस इशू को फेस कर रहे थे। जब इस चीज़ को मैंने रिपोर्ट किया होंडा में, तो इमीडिएटली उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास ये कंप्लेंट आ ही नहीं रही थी ज़्यादा। विद टाइम मैंने वीडियोस प्रूफ्स उनको दिए लोगों के, और कंप्लेंट्स भी उनके पास जाने लगी। तो पहले जो स्टेप लिया होंडा ने, इमीडिएट स्टेप मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया। जब इसका प्रूफ दिया तो इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरे का पूरा चेंज कर दिया गया अंडर वारंटी। उस चीज़ के बारे में भी मैंने अपडेट किया। एंड देन 10,000 वाली जो सर्विस थी, तो उस पर मुझे बताया गया कि अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ चुका है। सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज करने से वो डिस्कनेक्ट वाला जो इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ। उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला। वो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, कैसे आपने डीलरशिप पे जाके वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है, राइट अवे आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आपको उसके बारे में बताया। कैबिन नॉइज की अगर बात करें, बहुत कैबिन नॉइज के बारे में अक्सर ही कंप्लेंट आती थी जिनको फील होता था। मुझे नहीं फील हुआ मुझे कैबिन नॉइज, बल्कि ये है कि जब हम एक्सेलरेट करते हैं कार को और वो इंजन नॉइज आती है, मुझे वो इंजन नॉइज तो अच्छी लगती है, वो एक रोर की तरह आती है। कैबिन नॉइज थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, कुछ हद तक ज़्यादा है बाकी कार्स के कंपैरेटिवली, बट पर्सनली मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ मैं हाईवे पे या लोकल चला रहा हूँ तो वो कैबिन नॉइज जो NVH लेवल्स हैं वो मुझे परेशान करें, वो मुझे इरिटेट करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल्ड NVH लेवल्स के हिसाब से, कैबिन नॉइज के हिसाब से, मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाली भी। उस टाइम पे जब मैं फरीदकोट गया तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी वीडियो पे था कि मैं NVH लेवल्स के हिसाब से आपकी क्लैरिटी के लिए एक वीडियो डालूं, ताकि आप डिसाइड करो यार आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि साउंड, कैबिन नॉइज, NVH लेवल्स, ये सब आपको ज़्यादा लग रहे हैं कि नहीं। वो सारी डिटेल शेयर की आपके साथ, माइलेज एंड ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ऐसी चीज़ है, मैंने पहली वीडियोस में ही बताया था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर करके, रेस दे दे के गाड़ी के साथ इतने पंगे नहीं लूंगा। ना तो मैं बहुत तेज चलाना है, ना बहुत तेज एक्सेलरेट करना है।
ना ही मैं वीडियोज़ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੋ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵਾਂ। आई वाज वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग दैट ਅੱਜ तक हार्ड एक्सेलरेशन की बहुत घट ज़रूरत मैनू पई है। ज़्यादातर हमें हार्ड एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती कब है? जब हमें इमीडिएट ओवरटेक करना हो, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। उसके अलावा तो कोई ऐसी सिचुएशन बहुत कम बनती है कि हम कहें भाई मुझे ज़रूरत पड़ गई हार्ड एक्सेलरेट करने की। या तो किसी के साथ आप हाईवे पे रेस लगाने लग जाओ, जिद विच आपां किसी दे नाल अड़ी पगाउण दे चक्कर च पै जाइए कि भाई मैं दिखाउणा मेरी गड्डी ज़्यादा भजदी है। आपां उन्हां चक्करां तो बहुत दूर हैं। जहाँ मुझे लगता है कि कोई आगे निकालने की कोशिश कर रहा है, रेस लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं गाड़ी स्लो कर लेता हूँ कि भाई तू निकाल ले। दैट्स हाउ आई ड्राइव। बट हाँ, अगर पिकअप की बात करें, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, बिलीव इट व्हेन आई से इट। बहुत सिंगल लेन पे, बिल्कुल सिंगल लेन रोड्स होती हैं जहाँ से एक ही कार जा सकती है और एक ही आ सकती है। वहाँ पे स्लो व्हीकल्स को, ट्रक वगैरह को ओवरटेक करना है या वैसी चीज़ जिसकी वजह से ट्रैफिक पीछे इकट्ठा होता जा रहा हो, बहुत मज़े से ओवरटेक करती है। बहुत अच्छी एक्सेलरेशन है कार की। मुझे पिकअप पे 1% भी डाउट नहीं है। अगर किसी को वो टर्बो इंजन वाली पिकअप चाहिए, वो ऑफ कोर्स नहीं मिल पाएगी क्योंकि टर्बो इंजन नहीं है। उसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो डाली थी कि अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी प्रायोरिटीज़ आपको समझनी चाहिए। उसके हिसाब से ही आपको कार लेनी चाहिए। अगर आप डीजल या ईवी की तरफ जाना चाहते हो या हाइब्रिड की तरफ जाना चाहते हो, तो एलिवेट के बारे में सोचोगे ही नहीं ना, बिकॉज इसमें वो वेरिएंट्स है ही नहीं, इंजन ऑप्शंस है ही नहीं। तो इसमें तो सिर्फ एक सिंपल पेट्रोल इंजन है, ना टर्बो, ना डीजल, ना हाइब्रिड, कुछ नहीं। अच्छा खासा पेट्रोल इंजन है जिसके लिए ये नॉन इंजन है, जिसके लिए कि ये लो मेंटेनेंस कार रहती है, इंजन किसी भी तरह का इशू नहीं क्रिएट करता। और आपके सामने है अब 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद वो सारी जो जो बातें हम करते रहे हैं, जितने भी इश्यूज रहे हैं, एक एक करके सबके बारे में मैं आपको कम से कम वर्ड्स में बताता रहूँगा। जो ड्राइविंग सीट कंफर्ट है उसके बारे में भी मैंने बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें बताई अपनी वीडियो में। एंड परहैप्स आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने होंडा एलिवेट की प्रॉब्लम्स के बारे में भी एक वीडियो डाली थी। तो क्योंकि जब हम कार लेते हैं तो या तो हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसके बारे में जान नहीं पाते। अगर मैंने कार खरीदी है, 17-18 लाख लगा दिया है, तो दिल नहीं करता कि नेगेटिव डाल डाल के उसके बारे में नेट पे डालूँ, है ना। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट सिंस द वेरी फर्स्ट डे। जो जैसा कार में प्रॉब्लम भी आती रही, जैसा भी सामने आता रहा, कुछ भी इशू इसका, मैंने प्रॉब्लम्स की वीडियो भी डाली। उन चीज़ों से बहुत से लोगों को पता भी लगा कि जेन्युइनली कितनी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। और वो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि हम कहें कि भाई वो डील ब्रेकर है। डील ब्रेकर एक भी इशू नहीं था एलिवेट का। तो इसके बारे में अब आफ्टर ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, मैंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में खरीदी थी कार पिछले साल। अभी हम मिड सितंबर में हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है। अभी बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, जो जैसे कमेंट्स आए हैं, जैसी क्वेरीज आती हैं, वो भी एक एक करके बताता रहूँगा। पहली चीज़, अगर इसका कंपैरिजन साथ वाली किसी और कार के साथ आप करते हो, मेरे ख्याल से सेम सेगमेंट, सेम इंजन ऑप्शन के साथ ही कंपेयर करो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर हम हाइब्रिड व्हीकल्स जो सेम सेगमेंट में आते हैं उसके साथ कंपेयर कर देते हैं, अगर हम सब 4 मीटर किसी कोई कार है उसके साथ कंपेयर करते हैं, उनके टॉप मॉडल्स आ जाते हैं इसकी रेंज तक, जहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ से इसका मिड वेरिएंट शुरू होता है, वी वगैरह, तो हमें लगता है उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो सेगमेंट अलग है। अब इसको सेडान के साथ भी कंपेयर करना, एक कमेंट आया हुआ था कि होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई ये कार है, एक दो चीज़ें और लिख के कि फिर होंडा सिटी क्यों ना ली जाए जब उसका कंफर्ट ज़्यादा है। अगेन वी आर कंपेयरिंग अ सेडान विद एन एसयूवी, वी शुड नॉट डू इट। अलग अलग सेगमेंट्स की कार्स हैं, इसीलिए मैंने वो एक वीडियो भी डाली थी। फिर कह रहा हूँ, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर हमें पता है कि हमें एक पेट्रोल वेरिएंट की कार लेनी है, पेट्रोल इंजन लेना है, उसके बाद हमें टर्बो की कोई इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, और हमें सब 4 मीटर में नहीं जाना, और हमें बड़ी एसयूवी भी नहीं चाहिए 7 सीटर टाइप्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बाद हम ये क्रेटा, एलिवेट, जो हाई राइडर है, ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं,
हम इनके ऊपर आके रुक जाते हैं एक बार कि भाई ये एसयूवी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी, ना सब 4 मीटर, स्पेस भी अच्छी है और सिटी में बहुत बड़ी भी नहीं रहती है। तो हर तरह से एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली ये एसयूवीज़ की रेंज आ जाती है। इस रेंज में कंपेयर करो, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कंपेयर करके अगर आप एलिवेट पे जाते हो, तो एलिवेट इज़ अ वेरी गुड पैकेज। मैं फुली सैटिस्फाइड हूँ 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद बोल रहा हूँ। और ये ऐसी कार है जो एक-एक किलोमीटर मैंने ही चलाई है। पहले दिन से अब तक थोड़ी बहुत किसी ने 10 किलोमीटर चला के दोस्त ने किसी ने देखनी हो तो देखी हो। अदरवाइज़ 16,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है, मैंने ही चलाई है। अब बात करते हैं ड्राइविंग सीट का जो सिटिंग कंफर्ट है। बहुत ज़रूरी बात है ये, क्योंकि जिसकी हाइट अराउंड 5-10 तक है, उसको तो कोई इशू आएगा ही नहीं। जो लंबी हाइट वाला है उसके हिसाब से स्पेस कम मिल पाती है। और उस जब लेग स्पेस कम मिल पा रही है, अंडर थाई सपोर्ट कम है, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हम एज ड्राइवर्स। पिछली सीट पे तो बहुत अच्छा लेग रूम है। फ्रंट सीट बिल्कुल पीछे भी कर लो तो भी उससे पीछे जो बंदा बैठा है वो बहुत कंफर्टेबली बैठता है। मेरी हाइट 6'1" है एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, पहले 1000-2000 किलोमीटर मैं कंफर्टेबल नहीं सीखा ड्राइविंग सीट देना। विद टाइम आई फाउंड द राइट कंफर्टेबल पोजीशन। इस टाइम मैं अराउंड 350 किलोमीटर वन साइड दे ड्राइव करदा ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ है हनुमानगढ़ राजस्थान वाली साइड फ्रॉम मोहाली। एंड बिलीव मी, मुझे अब बिल्कुल थकान नहीं फील होती, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। बहुत कंफर्टेबली अब मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा चलाने के बाद हमारा पैर बैठता है, हमें सिटिंग पोजीशन समझ में आती है अपने हिसाब से। एंड मैंने एक एक दिन में 400 किलोमीटर से ज़्यादा कार भी चलाई है होंडा एलिवेट। बिलीव मी, बिल्कुल थकान नहीं फील होती। अब एज अ ड्राइवर मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है, राइट। तो ड्राइविंग पोजीशन आपको चला चला के कार 1-2 महीने के बाद आपके हिसाब से सेटिंग हो जाएगी सीट की, थोड़ा टाइम लगेगा समझने। अगली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, माइलेज। मैं टाइम टू टाइम माइलेज की अपडेट भी देता रहा हूं। सीधी बात है, अगर तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसी सिटीज में हो जहां लोकल ही आपको चलानी है और लोकल में भी ट्रैफिक जैम्स ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको 10 की माइलेज भी मुश्किल से दे पाएगी कार। जो फीडबैक आ रहे हैं, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जो कमेंट्स में भी आते हैं, मेरे दोस्त के पास है भी गुड़गांव में, तो अगर आप हर रोज़ सिर्फ लोकल चला रहे हो, सिर्फ ट्रैफिक कंडीशंस में चला रहे हो, तो आप 10 से ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट मत करो। मुझे चंडीगढ़ ट्राई सिटी के रीजन में जो सर्दियों में विदाउट एसी माइलेज अराउंड 13 तक भी दी है लोकल माइलेज कार ने, और अभी विद एसी अराउंड 12 तक मुझे मिल जाती है। थोड़ा बहुत चक्कर हाईवे पे निकल जाता है तो 13 तक भी आ जाती है कि अराउंड 50-60 किलोमीटर हाईवे पे निकल जाए और बाकी लोकल चले। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि विदाउट एसी लोकल मुझे माइलेज कितनी लास्ट सीजन में दी होगी कार ने, बट विदाउट एसी लोकल माइलेज ठीक मिल जाती है मुझे ट्राई सिटी रीजन में। यहाँ पे चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, मेरी ज़्यादा ड्राइव यहाँ पर ही रहती है। और हाईवे माइलेज मुझे 18 प्लस आराम से मिल रही है विद एसी। ये चीज़ बड़ी क्लियरली मैंने 2 सेंटेंसेस में आपको बता दी है। हाईवे माइलेज विद एसी अराउंड 90-100 की स्पीड तक मैं चलाता हूँ। कोशिश रहती है 90 तक चलाऊं, चलो जहाँ पे अलाउड है, जिन नेशनल हाईवेज पे 100 तक की स्पीड है, जैसे हम चंडीगढ़ से अमृतसर की तरफ जाते हैं। तो अभी लास्ट मैं पठानकोट की तरफ जाके भी आया था, उसके भी कुछ क्लिप्स इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पठानकोट जाते हुए जैसे जैसे मैं वहाँ की तरफ जाता गया, हाईवे माइलेज जो भी उसकी रही, किस स्पीड पे कितने आरपीएम हैं, कितनी माइलेज कार दे रही है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पठानकोट अमृतसर का जो स्ट्रेच है, यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड है नेशनल हाईवे पे, तो वहाँ पे अप टू 95-100 कार चलाता रहा हूँ। उसके अलावा मेरी कोशिश रहती है मैं 90 पे चलाऊँ। तो जैसे जैसे आप वीडियो क्लिप्स पे देख सकते हो कि पठानकोट जाते हुए, उसके बाद पठानकोट जब मैं पहुँच गया वहाँ तक क्या उसकी परफॉर्मेंस रह रही थी कार की। और पठानकोट से अगले दिन मैं अमृतसर गया, अमृतसर जाते हुए क्या माइलेज रही। और फिर अमृतसर जाते हुए मैंने कार रिफ्यूल भी करवाई, तो उसमें दोबारा टैंकी फुल करवाई कार की।
एंड देन ऑफ कोर्स श्री हरमंदर साहिब मत्था टेकने के बाद आई ड्रोव बैक टू चंडीगढ़। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵੀ ਕਲਿੱਪਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗੋਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਵੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿਦ ਏਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 11 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 12.5 ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਮਾਈਲੇਜ ਆਫ ਕੋਰਸ 17 ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, 18 ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਮਾਈਲੇਜ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। अभी तक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मैं एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस पे ही चला रहा था, अब जब मुझे लगा कि अभी भी थोड़ी बहुत वो डिस्कनेक्ट होने का इशू आता है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी 100% रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उस इशू को कि मैं सेफ रहूं, कई बार लुधियाना या कई नई शहर में जहां जाना होता है लोकेशन पे, और हमें लोकेशन गूगल मैप्स चाहिए होते हैं, तो मैप्स पे ड्राइव करते हुए एक दो बार शुरू में हुआ था, वो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट होता था, और फिर इन द मिडल ऑफ द रोड हम खड़े हैं कि भाई आगे कहाँ जाना है, बिकॉज वो स्क्रीन के ऊपर तो अब मैप दिख नहीं रहा। तो अब मैं वायर्ड जो इसका एंड्रॉयड ऑटो है वो यूज़ करता हूँ, तो वो बहुत बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। 1% भी लैग नहीं है, 1% भी डिस्कनेक्ट इशू नहीं है। तो वायर्ड एंड्रॉयड कार प्ले अब मैं यूज़ करता हूँ, और उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं है। अदरवाइज भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो डिस्कनेक्ट होना बहुत कम हो गया था, बट हाँ फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, जिथे जिथे भी हुण मैं जा रहे हैं, जे मैं किसी नवी जगह ते ट्रैवल कर रहे हैं, आई प्रेफर कि मैं वायर्ड एंड्रॉयड जिहड़ा कार प्ले है वही कनेक्ट करके रखा। नेक्स्ट पॉइंट, एसी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा था। फ्लॉलेस है, फ्लॉलेस, बहुत अल्टीमेट है। जितनी मर्जी गर्मी में कार खड़ी कर लो, जब कार में बैठ के एसी चला के कार ड्राइव करना शुरू करते हैं, 5-7 मिनट में कार अच्छी खासी चिल्ड फील होने लगती है। तो एसी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक बात अभी मुझे रिसेंटली पूछी गई कि इज़ दिस अ हाई मेंटेनेंस कार। तो यार हाई मेंटेनेंस कार बिल्कुल नहीं हैगी। होंडा की कोई भी कार हाई मेंटेनेंस कार नहीं होंगी। तो तुसीं मेरिया पिछलियां वीडियोज़ चैक भी कर सकते हो, किस पॉइंट ते किहड़ी सर्विस ते किन्ने चार्जिस लगे, किन्ना खर्चा होया। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद प्रूफ्स, मैं हर एक चीज़ अपडेट करता रहा। तो तुसीं इहदे चार्जिस दे लई मेरियां वो सर्विस वालियां वीडियोज़ चैक कर सकते हो, उहदे तो तुहानूं पता लग जूगा कि इट इज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस कार, बिल्कुल हाई मेंटेनेंस कार नहीं हैगी, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है अपनी सेगमेंट के हिसाब से भी, हमारी रोड कंडीशंस के हिसाब से भी, बिल्कुल इशू नहीं आता कहीं पे भी। बट अगर हम एंगल पे, स्पीड ब्रेकर पे या पॉट होल्स में से कार निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली कार आपको महसूस होगा कि भाई डोल रही है कार, तो वो बॉडी रोल है। अगर आप एंगल पे कार निकालोगे, वो ऑफ कोर्स जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जो सिडान्स हैं, उनमें वो चीज़ नहीं फील होती हमें, तो इसलिए वो चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। वो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगेन डिस्कस करना, जो म्यूज़िक सिस्टम है इसका। तो स्पीकर्स की आउटपुट बहुत बढ़िया है। मेरी आदत है कि मैं बहुत हैवी बेस भी नहीं सुनता, और मैं बिल्कुल प्लेन भी नहीं सुनता, राइट। तो बेस नू थोड़ा जा 2-3 लैवल्स ते मैं इंक्रीज करके रखा हुआ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। दैट्स इट, दैट्स द ओनली सैटिंग दैट आई हैव चेंज्ड। म्यूजिक सिस्टम आउटपुट बहुत ਵਧੀਆ है। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ म्यूजिक सिस्टम रखवाउण ਦੀ ਲੋੜ नहीं, बाहरों कोई एक्स्ट्रा वूफर रखवाउण ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ऑफ कोर्स अगर आप बेस एंथुजियास्ट हो, अगर आपको चाहिए कि भाई अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम वैसा हो कि भाई बेस बजे तो घर के शीशे हिलें, बाहर जिस भी गली से आप जा रहे हो 10 लोग आपको गालियां दें कि भाई कौन निकला है जिसने सारे घर के शीशे हिला के रख दिए। अगर वैसी वाली बेस चाहिए तो ऑफ कोर्स वूफर सब वूफर आप बाहर से रखवा सकते हो आफ्टर मार्केट, बट अदरवाइज इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम इज रियली गुड। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद इट। एक और बात, अब जैसे बात करते हैं वैसे वैसे चीजें क्लियर होती हैं। अप हिल ड्राइव, हिल्स में कैसी ड्राइव है कार की, तो मैंने उसके ऊपर भी एक अलग फुल फ्लेजेड वीडियो डाली थी, उसका लिंक भी इसके नीचे भी शेयर कर दूंगा मैं। तो आपको बहुत क्लियरली उससे पता लग जाएगा कि हिल्स में बहुत इजी ड्राइव है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कार की। बिल्कुल भी आपको
अंडर पावर्ड फील नहीं होगी, अच्छी खासी बूट स्पेस है। 4 बंदे हम फुल लगेज रख के बूट में ट्रेवल करके आए हैं पहाड़ों में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए इन र्यूमर से बचो कि भाई अंडर पावर्ड फील होती है, काश टर्बो इंजन होता तो बहुत अच्छा होता। भाई जिसकी एस्पिरेशंस हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है टर्बो इंजन की, वो ऑफ कोर्स उन कार को लेगा जिसमें टर्बो इंजन है, राइट, और जिसकी पावर ज्यादा है। अब मेरे जैसा बायर आम तौर पे मेरे ख्याल से 90% लोग जो कार खरीदने जा रहे हैं उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मुझे टर्बो इंजन चाहिए ही चाहिए, राइट। तो जब वो पावर वाली या वो टर्बो इंजन वाली रिक्वायरमेंट्स हमारी नहीं है, तो उन व्यूज को सुन के हम अपने आप को कंफ्यूज ना करें। ये जरूरी है, यही मैं हर बार कहता हूं, बहुत हार्ड अर्नड मनी है, मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। जब लगाना है तो वो कंफ्यूज होके ना लगाया जाए, बहुत क्लैरिटी के साथ अपना पैसा लगाओ, अपना माइंड क्लियर रखो। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि हम जब कार लेने जाएं तो हमें ये दिल में ना रखें कि यार काश मैं वो दूसरी ले लेता तो बेटर है। भाई ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हर कार बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करती है, वो तो मौके पे हमारा मन होता है कि हमें कौन सी कार अच्छी लग रही है, हम वो कार ले लें। इन सब चीज़ों के साथ मैं ओवरऑल अपना रिव्यू अगर दूं तो आफ्टर ड्राइविंग फॉर 1 ईयर 16,000 किलोमीटर्स अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूं मैं होंडा एलिवेट से। और यस, इंश्योरेंस, जो कार की इंश्योरेंस उस टाइम पे मैंने करवाई थी एजेंसी से ही करवाई थी। ऑफ कोर्स बाहर जो पैकेजेस मिल रहे थे इंश्योरेंस के उससे महंगी पड़ी थी। अब 1 साल के बाद जब मैंने दोबारा इंश्योरेंस रिन्यू करवानी है तो जो मुझे होंडा की एजेंसी की तरफ से एक कोटेशन आई है, तकरीबन 23,000 रुपए की है, जिसमें इंजन प्रोटेक्शन कवर भी है और वो जीरो डेप्रिसिएशन वाली है। बट जो उसकी इंश्योर्ड वैल्यू है, जो IDV बोलते हैं जिसको, तो वो IDV तकरीबन 11.5 लाख के करीब की उन्होंने दी है। जो बाहर से मैंने इंश्योरेंस की कोटेशन ली है उसकी IDV 12.5 लाख के करीब है। उसमें 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं जो इन्होंने अपनी कोटेशन में डाली हैं उससे ज़्यादा, और वो उन सब चीज़ों के साथ भी मुझे तकरीबन 18-19 हज़ार की कोटेशन आई है बाहर से। तो येट अगेन, अगर आप इंश्योरेंस बाहर से भी करवाना चाहते हैं तो आप एक कोटेशन होंडा से ज़रूर लें, फिर कोटेशन बाहर से लें, फिर देखें कितना फ़र्क है। अगर 5-7 हज़ार का फ़र्क हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा एड ऑन्स भी मिल रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स बाहर से इंश्योरेंस करवानी बेटर है। ज़्यादा चांसेस है मैं भी इस बार बाहर से ही करवाऊंगा। बट येस, एक बार होंडा डीलरशिप विजिट ज़रूर करूंगा कि भाई बाहर से मुझे ये मिल रहा है, अगर आप डीलरशिप से मुझे ये दे सकते हैं तो आप वेल एंड गुड। 1-आधे हज़ार का फ़र्क पड़ रहा है, 1-2 हज़ार का, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इतना फ़र्क पड़ेगा यार, मतलब 5-7 हज़ार का फ़र्क और एड ऑन्स भी मुझे दूसरी तरफ ज़्यादा मिले, तो मैं ऑफ कोर्स इंक्लाइंड रहूंगा बाहर से इंश्योरेंस लेने की। और वो भी बाहर से ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ या कोई कम नाम वाली कंपनी उससे करवा रहा हूँ। रिनाउंड कंपनीज अच्छे खासे बजट पे इंश्योरेंसेस दे रही हैं, ज़रूर चेक करना चाहिए सब जगह पे। तो एज एन ओनर ऑफ होंडा एलिवेट CVT, मैं हर एक बायर को ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि भाई अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर रखो। आपकी प्रायोरिटीज अगर क्लियर हैं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। र्यूमर से बचो, फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचो। जिसके पास होंडा एलिवेट है उससे बात करो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए। मेरे जैसे रिव्यूज और भी बहुत हैं, मैं जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूं उसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं, कई बार मैं भूल जाता हूं, आपको और रिव्यूअर्स के वीडियोस में मिल जाएंगे। तो बहुत सी क्लियर जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। उस इंफॉर्मेशन से आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल जो जो डाउट्स, जो जो कंफ्यूजन्स रहती हैं, वो सब मैं कवर करना चाहता था इस वीडियो में। मैं एज एन ओनर 1 साल कार चलाने के बाद, 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करने के बाद, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं कहूँगा सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं, इससे ज़्यादा मैं और कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ होंडा एलिवेट से या अपनी कार से जो भी मैं पोजेस करूँ। तो आप अपनी कार से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो सोचो, उस हिसाब से कार खरीदो। अगर आप भी एलिवेट के बायर हैं, यूज़र हैं, और आपको लगता है कि कोई और चीज़ भी मुझे कवर करनी चाहिए, ज़रूर बताओ, अगली वीडियो में कवर करूँगा।
और अगर अभी कार लेने जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर किए हैं। उसके अलावा भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, हमेशा करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आगे की वीडियो लेट्स होप कि मैं जल्दी लेके आऊँ। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।